अस्सलामुअलैकुम जी, मुझे कहते हैं महक असलम। समा पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहेंगे। हम सबको याद है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी छत अपना घर का इनिशिएटिव लिया था और इसके तहत बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और बहुत सारे लोग हो रहे हैं। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि आपने कैसे अप्लाई करना है, किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना है, तो आज हम अपने इस पॉडकास्ट में आपको बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगी बल्कि डीजी फाटा सिकंदर ज़ीशान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने इतना बिजी आपका शेड्यूल, उसमें से आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक साल में जो टारगेट आपने सेट किया था वो अचीव हो गया? जी, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का विज़न था और जो टारगेट हमें दिया गया था कि हमने एक साल में 1 लाख जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं हाउस बिल्डिंग फाइनेंसिंग के लिए वो इशू करने, वो अल्हम्दुलिल्लाह वी अचीव्ड दिस मंथ। सही। अच्छा, जिन लोगों ने अप्लाई किया, अगर जाहिर सी बात है फॉलो अप तो आप लोग लेते होंगे, क्या उनका फीडबैक है? मुझे ये बताते हुए दोबारा मैं यही कहूँगा कि बेहद खुशी हो रही है। गवर्नमेंट के बहुत से इनिशिएटिव्स होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड और सर्विस बेस्ड इनिशिएटिव्स, लेकिन अपनी छत अपना घर उन चंद इनिशिएटिव्स में से जहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 95% से भी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। और उसकी वजह मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। ठीक है। और उनको ये इंश्योर करने के लिए कि ये सहूलत उन तक पहुंचे, जो सिस्टम इस प्रोग्राम को डिवाइस किया गया और जो एफर्ट्स इसमें लगाए गए, ताकि ऐसा ना हो कि ये प्रोग्राम हाईजैक हो जाए, ऐसा ना हो कि जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उस तक ना जाए। तो उसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए और उसको एरर फ्री रखने के लिए जो सिस्टम डिवाइस किया गया एंड टू एंड, उसमें हमारे पास अब तक ऑलमोस्ट 17 लाख लोगों ने रजिस्टर किया। और उसका जो हमारा पूरा स्क्रूटनी का प्रोसेस है ऑन ग्राउंड, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, उसमें जो इदारे इन्वॉल्व हैं, दे हैव मेड श्योर कि जो मुस्तहिकीन हैं प्रॉपर, जो कि एक्चुअली क्राइटेरिया को पूरा करते हैं जो और डिज़र्व करते हैं, उन तक ये चीज़ पहुंच सके। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कलील मुद्दत में ये कोई दावा नहीं है, इट्स अ फैक्ट कि किसी भी पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट के थ्रू और गवर्नमेंट के पैसे से इतनी कलील मुद्दत में इतने ज़्यादा हाउसिंग यूनिट्स दुनिया में कहीं नहीं बने। मैं ये आपसे पूछने वाली थी कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आप लोगों को ऑफर करते हैं कि ठीक है, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास ज़मीन है, तो वो हुकूमत से कर्जा ले सकता है और वो अपनी ज़मीन और अपना घर वो बना सकता है। उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, 2-3 कुछ ऐसे मार्क डिफरेंसेस हैं जो अपनी छत अपना घर को बड़ा यूनिक बनाते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं। चाइना में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग का। इंडिया का एक प्रोग्राम चल रहा है, ब्राज़ील में प्रोग्राम चल रहे हैं, इसके अलावा दुनिया में चल रहे प्रोग्राम्स। लेकिन वो बहुत से प्रोग्राम्स ट्रिगर होते हैं ड्यू टू सम माइग्रेशन, ड्यू टू सम फॉर इंस्टेंस फ्लडिंग्स और इस तरह की क्लैमिटीज़ की वजह से। ये वाहिद ऐसा प्रोग्राम है जो इस ज़रूरत को महसूस करके इनिशिएट किया गया कि हाउसिंग वाकई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, पर्टिकुलरली एक डेवलपिंग इकॉनमी पाकिस्तान या पंजाब। और इसकी सबसे यूनिक चीज़ ये है कि जो कर्जा है वो इंटरेस्ट फ्री है, इसमें किसी किस्म का कोई सूद इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। आज आप जो कर्जा दे रहे हैं वो 9 साल की एक साथ में आपने उसको पे करना है। 14,000 9 ईयर्स में 14,000 रुपये की उसकी किस्त होगी। पहले 3 माह जो है वो ग्रेस पीरियड है, वो आपसे कोई किस्त नहीं ली जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपने 14,000 रुपये उसकी किस्त अदा करनी है। तो पहला इसका सबसे जो सिग्निफिकेंट फीचर है, इट इज़ इंटरेस्ट फ्री। नंबर 2, बेनिफिशरी से किसी किस्म के कोई सर्विस चार्जेस किसी भी स्टेज पे नहीं लिए जा रहे। चाहे उसने रजिस्टर करवाना है, उसका कर्जा अप्रूव होना है, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करानी है, उसने जो भी इंस्पेक्शन करवानी है, दैट इज़ टोटली एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, हमने बैंक ऑफ पंजाब को एज एन एजेंट बैंक इन्वॉल्व किया। फंडिंग जो है वो बैंक ऑफ पंजाब के पास जाती है। बैंक ऑफ पंजाब आगे फंडिंग ट्रांसफ़र करते हैं हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। हमारे 3 इदारे हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, अखवत, NRSP और RCDP। वो ग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद अप्रूव जब हो जाता है कर्जा, तो उनके थ्रू कर्जा डिसबर्स होता है। ठीक है। जब वो कर्जा दे दिया जाता है तो पहली किस्त अदा की जाती है। जब घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो उसकी पिन लोकेशन प्लस उसकी पिक्चर्स ली जाती हैं। ठीक है। और फिर उसको मॉनिटर किया जाता है एट वेरियस स्टेजेस। इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? इस सारे प्रोसेस में
कर्जा स्टार्ट जब इनिशिएट होता है, कोई एप्लीकेशन सबमिट हो मतलब जाती है मैंने तो आज कर्जा- अप्लाई कर दिया जी। तो कितना अरसा लगेगा मुझे ये कर्जा मिलने में? जो पूरा प्रोसेस है एक कर्जे एक एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का, वो कम से कम 21 दिन का, 21 दिन, 21 एक दिन का। महीने से भी कम। एक महीने से भी कम। और हमने जिसको कहते हैं कि बहुत ही बार बार एफर्ट्स करके इसके टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश की, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि लोगों को जहमत ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो। और इस सिलसिले में हमारी जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह ज़िला इंतज़ामिया, तमाम डिप्टी कमिश्नर साहबान, जहाँ पे हमें लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के लिए उनसे रुजू करना पड़ता, या PLRA पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी, उनके जो साहिबान हमारे AD साहिबान डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं, उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन बड़ी फ्रीक्वेंट रही। फ़र्द निकलवानी है, उस पिलियन मार्किंग करनी है, इन सारे प्रोसेसेस में तो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस जो है वो जारी होता है हमारा, सुबह शाम डेली की बुनियाद पे, ताकि हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। अच्छा, देही इलाके के लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं या शहरी इलाकों के लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं? एज ऑफ नाउ हमारे पास ऑलमोस्ट 57% जो अभी अप्रूव्ड हमारे लोन्स हैं वो रूरल एरियाज के हैं। अच्छा जी। सही, और 43% जो है वो अर्बन एरियाज के हैं। और इसमें तकरीबन जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं उनमें 14% जो हैं वो ख़वातीन हैं। सही तो मतलब हम तकरीबन हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को टच कर रहे हैं। सही, ठीक। और हमारे पास अगर हम ऑक्यूपेशन वाइज देखें तो हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब दिहाड़ी पेशा हैं, या मतलब वो एक लो स्ट्रेटा ऑफ इनकम से मैं belong यही आपसे करते हैं। पूछने लगी थी कि क्या कोई क्राइटेरिया सेट है कि इस इंसान को मिलेगा और इसको नहीं मिलेगा? सबसे बेसिक क्राइटेरिया जो है वो ये है कि आपके पास अपना कोई घर ना हो, ठीक है। आपके पास एक प्लॉट हो शहरी इलाके में 5 मरले तक का और देही इलाके में 10 मरले तक का, और आप उसके अकेले मालिक हो। ठीक है। तीसरा, आप किसी इदारे के मकरूज ना हो। चौथा, आपके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा या किसी किस्म का कोई कानूनी कार्रवाई कोई ना कानूनी चले। कार्रवाई तो कोई ना हो रही। सैलरी, अगर फर्ज कर लें कोई सैलरी पैकेज बंदा अगर जो है वो अप्लाई करना चाहता है, तो कोई मयार उसकी जो है वो है कि जी इस लिमिट तक आपकी सैलरी होनी चाहिए, जैसे अक्सर बैंकों से कर्जा लेते हुए होता है? देखिए, इस तरह से है कि इस पे बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन की गई कि हम कोई PMT स्कोर, कोई पावर्टी इंडेक्स का स्कोर रख दें कि इतनी तनख्वाह हो या इतनी इनकम हो या इतना सारा कुछ हो। तो उसको इस डिबेट के बाद हमने रिजेक्ट किया, चूँकि बहुत से लोग उससे एक्सक्लूड हो जाते थे। ठीक है। बहुत इट्स अ वेरी ह्यूज स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी जो कि शायद हमारी फॉर्मल इनकम में नहीं आते, जिनको हम कैटर फॉर नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने कोई इनकम का मार्क नहीं रखा, लेकिन टारगेट ऑडियंस हमारी जो है, जो हमारे टारगेट पॉपुलेशन है, वो लो इनकम लोग ही हैं। ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है सर्टेन की जाती है, फ़र्ज़ करें कि जी आपकी अगर कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है आपके नाम पे, या आपका कोई घर है, कोई आबाई घर है, आपको गिफ्ट मिला हुआ, या अक्सर बेशतर हमें बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं कि जी अपना घर उन्होंने किराए पे दिया हुआ है, खुद किसी किराए पे रह रहे हैं, अच्छा। और वो अप्लाई करते हैं, एंड देन दे क्लेम कि जी हमें कर्जा चाहिए। तो ये जो हमने इतना स्ट्रिंजेंट प्रोसेस रखा हुआ है ग्राउंड वेरिफिकेशन का, और 17 लाख में से अभी सिर्फ अगर 1 लाख लोग क्लियर कर पाए हैं, उसकी वजह ये है कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि हम जिसको कर्जा दें वो उसका हकदार हो। सही, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं? थ्रू वेबसाइट? कौन सी वेबसाइट है वो? जी, इस तरह से है कि हम इसको जितना आसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं लोगों के लिए, वो हमने की है। इसकी एक तो हेल्पलाइन है, ठीक है, जो कि 24 घंटे ऑपरेट कर रही है। सर अगर आप नंबर बता दें तो वो भी हम फ्लैश करेंगे। जी, 0800-09100। ठीक है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है acag.punjab.gov.pk। ओके। यहाँ पे आप जाएं, आप अप्लाई करें थ्रू पोर्टल। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अब हमने इसको मजीद आसान कर दिया कि आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप किस MFI के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, अखुवत के थ्रू, NRSP के थ्रू, RCTP के थ्रू। आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी मर्जी का MFI जो है उसके पास आपका डाटा ट्रांसफर हो जाएगा, और आपकी एप्लीकेशन इन प्रोसेस आ जाएगी। ठीक है। ये प्रोसेस है। और 14 से 15 लाख 15 लाख 15 लाख तक का कर्ज है। 14,000 रुपए उसकी माना किस्त है। अच्छा, वैसे एक बड़ा ही मासूमाना सा सवाल है, 15 लाख में घर बन जाता है? आज इतनी महंगाई हो गई है, सरिया, सीमेंट, बिजली, हर चीज़ ही महंगी हो रही है ना, ईंटें भी, तो कैसे मैनेज कर रहा है काम आदमी? देखिए, कोई कंप्लेन आती है ऐसी? मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे पास सबसे बड़ा सवाल, चाहे वो बेनिफिशियरी हो या ना हो, यही आता है कि जी 15 लाख में कौन सा घर बनता है। हाँ। अब इसके 2 पहलू हैं। पहला तो ये कि वो ख़ानदान या वो अफराद जिनके सर पे छत नहीं है, वो हमारे पास ऐसी hundreds and thousands ऑफ स्टोरीज हैं इन बेनिफिशरीज की, जिनको अगर आप सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि जी हमारे पास 10 साल से
प्लॉट था, 5 साल से प्लॉट था, हम बना नहीं पा रहे थे। नहीं, मैं सिर्फ मैनेज करने का पूछ रही हूँ। जैसे आपने 15 लाख दिए ना, अब एक जमाना था जब 1,000 रुपए की 1,000 ईंटें आती थी, अब तो वो जमाना बहुत पीछे रह गया। तो 15 लाख में क्या आप लोग बताते हैं कि इतना आप सरिया ले सकते हैं, इतना सीमेंट ले सकते हैं, इतने स्टोरी घर बना सकते हैं, या सिर्फ एक नीचे का पोर्शन या 2 कमरे बना सकते हैं? हाँ, हमने बाकायदा इसका एक डिज़ाइन बनाया। अच्छा, वो अप्रूव डिज़ाइन हम उसको दिखाते भी हैं बंदे को कि जी आप इस तरह का घर बना सकते हैं ठीक है। 15 लाख में। हाँ। ठीक है। और आपको ये जान के हैरत होगी कि बहुत से लोग हैं हमारे जिन्होंने 15 लाख में घर बनाया, लेकिन अगेन अ वास्ट मेजॉरिटी वो ऐसी भी है जिनके पास कुछ ना कुछ पैसे, कुछ ना कुछ जमा पूंजी होती थी, उसको मिला के तो वो घर बना लेते। और हमारे पास एवरेज कॉस्ट जो है वो 22 से 23 लाख आ रही है, जिसमें 2 कमरे, किचन, बाथरूम और इस तरह एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। सही। तो जो एक न्यूक्लियस फैमिली होती है हमारी, जिसमें 2-3 बच्चे और मियाँ बीवी रह सकते हैं, तो वो एक उनके लिए कम से कम अपना एक छत बन जाती है, अपना घर बन जाता है। और हमारे पास ऐसी न्यूमरस स्टोरीज हैं कि जो कहते हैं जी हम रोज़गार के लिए शिफ्ट हुए और हम किराए पे रह रहे थे और हमारी इतनी इनकम किराए पे जा रही थी और अभी हम उस चीज़ से आज़ाद हो गए। जबरदस्त। तो इसलिए ये ना सिर्फ एक गवर्नमेंट की स्कीम है, बल्कि ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव, एक सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस है। चूँकि इसमें लेबर इन्वॉल्व है, इसमें रोटेशन ऑफ फाइनेंसेस, इकोनॉमी इन्वॉल्व है। तो अगर आप देखें कि एक घर बनाने में 8 से 10 लेबर इन्वॉल्व होती है एटलीस्ट, तो हम अभी तक तकरीबन 8 से 10 लोगों की नौकरियां जनरेट कर चुके हैं काइंड ऑफ। और तो ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि ये किस सूरत में आपको मिलता है? कैश की सूरत में कर्जा मिलता है, बैंक के थ्रू मिलता है, कोई कार्ड दिया जाता है कि जी आपको कार्ड मिल गया, अब इसको आपने इस्तेमाल करना है, कैसे मिलता है ये? अच्छा, इसका प्रोसेस ये है, जब आपका कर्जा अप्रूव हो जाता है और उसको इशू करने से पहले आपका फिर बैंक अकाउंट बनता है। किसी भी बैंक में? फिलहाल बैंक ऑफ पंजाब में बन रहा है, चूँकि हम बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। बैंक ऑफ पंजाब में आपका अकाउंट बनता है। बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट बनने के बाद आपको पहले 7.5 लाख रुपया किस्त जाती है, पहली किस्त। पहली किस्त। ओके। जब आप उसको यूटिलाइज कर लेते हैं और आप लेंटर तक पहुंच जाते हैं, तब आफ्टर वेरिफिकेशन वो सिस्टम से रिक्वेस्ट जनरेट होती है कि जी फलां बंदे को दूसरी किस्त जारी की जाए। तो उसके बाद उसको दूसरी किस्त जारी होती है, वो भी थ्रू अकाउंट ही होती है। और डेफिनेटली ये बहुत दफ़ा ये सवाल आता है और लोग ये करते हैं कि जी अगर कर्जा लेके कोई घर ना बनाए। हाँ, मैं ये पूछने लगी थी कि 7.5 लाख आपने दिए और किसी ने नहीं घर के लिए इस्तेमाल किया, कहीं और लगा लिए, तो इस चीज़ को कैसे आप लोग मेक श्योर? हमारे पास कई दफ़ा ऐसे केसेस आते हैं कि हमें वो कर्जे कैंसिल करने पड़ते हैं। अच्छा, वो कैंसिल कर, रोक दिए जाते हैं, रोक दिए जाते फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज हो जाते हैं। अच्छा। इसमें एक और 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा, जो अगेन इसको बड़ी नुमायाँ करती हैं, कि एक तो ये कि हम पिन लोकेशन लेके ये वेरीफाई करते हैं जी कि ये इस प्लॉट के अगेंस्ट कर्जा अप्लाई किया गया था, ठीक है। इसी पे मकान बन रहा है। ठीक है। और जब उसके फ्रीक्वेंट विजिट्स होते हैं तो उसकी प्रोग्रेस को मैयर किया जाता है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, वो जो प्रॉपर्टी है उसको प्लेज नहीं किया जाता, ओके। गिरवी नहीं रखा जाता, उसको सिर्फ लियन मार्क किया जाता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। उसका मकसद ये है कि वो उसको उसकी सेल परचेज नहीं कर सकता जब तक वो लियन हटेगा नहीं। अच्छा। जब तक वो कर्जा खत्म नहीं होगा वो बेच नहीं सकेगा। तो ये एक मतलब ये एक मिनिमम सिक्योरिटी है जो गवर्नमेंट रख सकती है। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बंदा डिफॉल्टर हो गया तो वो अपने प्लॉट से भी जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले आप कर्जा दे दें, आपको आपका प्लॉट वापस मिल जाएगा। एग्जैक्टली। सही, ठीक है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़, गारंटर्स जो हैं इसमें मांगे जाते हैं 2। ठीक है। ठीक है। ब्लड रिलेशन भी हो सकते हैं? ब्लड रिलेशन नहीं होंगे। नहीं हो। यस। ओके। डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं हमारी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, लेकिन जो गारंटर्स वाली पॉलिसी है वो इसलिए हमें इसके ऊपर बहुत एतराज़ात आए बहुत से कॉर्नर्स से कि जी आप ये पॉलिसी क्यों है, इसको ख़त्म करें। लेकिन इस पॉलिसी की वजह से वो इंश्योर कि हमारे पास कोई हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर्स ना आ जाए। अच्छा। ठीक है। एक और जो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अभी रिसेंटली कैबिनेट ने वो चीज़ अप्रूव की है, वो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई जो हमारा बेनिफिशियरी है, ठीक है, उसका इंतकाल हो जाता है और उसकी माली हालत ऐसी नहीं है कि उसके जो लवाहिकीन हैं वो अपनी बकाया किस्तें अदा कर सकें, तो उसको कंप्लीट वेवर है, मतलब उसको कर्जा वापस करने की ज़रूरत नहीं है। एक और जो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है वो भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया है कैबिनेट के अप्रूवल से, कि कुछ ऐसे लोग जो अगर ऐसी माली इस्तात रखते हैं कि वो यकमुश्त अपनी पेमेंट कर सकते हैं, हाँ। 20%, 30%, 40% एक साथ वो पे कर देते हैं, बलून पेमेंट कर देते हैं, तो उनकी जो वो फिर किस्तें हैं वो 10, 20, 30% तक कम भी कर दी जाती है। अच्छा, ज़बरदस्त।
तो इन सारे देखें डिफरेंट हाउसिंग मॉडल्स हैं दुनिया में अफोर्डेबल। इवन हमारे पास जब ये प्रोग्राम आया, जब हमने इसे एनविसेज किया, तो हमारे 3 मॉडल्स थे। ठीक है। एक ये था कि हम खुद से घर बना के लोगों को सब्सिडाइज रेट्स पे दें। दूसरा ये था हम प्राइवेट डेवलपर से बना के तो लोगों को सब्सिडाइज रेट्स पे दें। तीसरा ये था, ये सबसे आसान और सबसे जल्दी डिलीवर करने वाला था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कि हमने एक साल से भी कम मुद्दत में 10 माह में तकरीबन 1 लाख लोगों को ये कर्ज। टारगेट यही था आपका, 1 लाख ही था 1 साल के लिए? देखिए जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त ये पहले 17,500 था, फिर 70,000 पे गया, फिर 1 लाख पे गया। तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की, बल्कि मैं कहूँगा चीफ मिनिस्टर साहिबा की उम्मीद बनती गई कि शायद ये प्रोग्राम डिलीवर कर जाएगा। तो ये शायद उनका यकीन था और हमें इस चीज़ से बहुत हौसला मिलता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम्स ने बड़ी एफर्ट की एंड नाउ वी हैव डिलीवर्ड इट। और इंशाल्लाह अगले 5 सालों में हमारा इरादा है तो कोई टारगेट है कि 5 सालों में इतने लोगों को हमने जो है वो ये कर्जा देना है? जी इंशाल्लाह 5 सालों में 5 लाख 5 लाख लोगों को हमने टारगेट किया हुआ है और इंशाल्लाह अगर इसी तरह चलते रहे तो हमें उम्मीद है कि इससे बेहतर करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अब चूंकि ये पूरे पंजाब में तो नहीं है, ये डिफरेंट सिटीज़ में जो है, इट इज़ अक्रॉस पंजाब। अच्छा, पूरे पंजाब में आप ये कर सकते हैं। आप पंजाब के किसी भी हिस्से में रहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक मरले की वो है कि ये इतना मरला शहरी इलाकों में होना चाहिए और देही इलाकों में इतना मरला होना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि किसी ने घर बनाया और बाद में उस घर को रेंट आउट कर दिया, इस पर भी चेक एंड बैलेंस होता है, या वो घर बना के बाहर चला गया और वो उसने किसी और को रहने के लिए दे दिया, ऐसा भी है? इसे मैं नहीं वो हमारा मकसद ये है कि उसको घर चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, घर बन गया, उस घर के अगेंस्ट वो कर्जा अदा कर रहे हैं, वी आर गुड विद दिस। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जैसे इसमें आपने कहा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऑलरेडी घर है या आपके नाम पे कोई चीज़ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। और अगर आपने बैंक से ऑलरेडी कर्जा लिया हुआ है तो फिर जैसे बहुत से लोगों ने गाड़ियाँ ली होती है बैंक से पैसे लिए होते हैं, तो फिर ऐसी कोई कंडीशन, सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जी आपका कोई घर ना हो। ठीक है। अगर आपका कोई घर हो, कोई आबाई घर है या आपकी कोई आबाई जायदाद है, आपने कोई चीज़ इनहेरिट की है और आपकी माली कंडीशन ऐसी है कि आप अपना घर अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो बंदा एलिजिबल नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास कोई ज़मीन है और वो मुश्तरका ज़मीन है, फ़र्ज़ करें जी 4 भाइयों की ज़मीन है और आप कहते हैं जी हमने इस पे घर बनाना है, तो वो मोस्टली बहुत डिस्प्यूटेड हो जाता है। फिर उस पे कर्जा सेटल करना, कौन देगा कौन नहीं देगा, तो उसको भी हम नहीं अलाउ करते। तो ये 2 लोग फिल्टर आउट हो गए। तीसरी मैंने बताया कि अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या वो डिफॉल्टर है। अब अगर उसने बैंक से कर्जा लिया है और वो पे कर रहा है कर्जा और उसकी इतनी माली इस्तिताअत है कि वो मजीद कर्जा लेके दे सकता है, तो हमें इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हमें ये सर्टेन हो जाए, बिकॉज इस तरह हमारे पास, मैं मिसाल के तौर पे बताना चाहूँगा कि एक खातून बेनिफिशियरी ने अप्लाई किया और जब उनका कर्जा रिजेक्ट हुआ तो उन्होंने दरख्वास्त की कि जी मेरा कर्जा रिजेक्ट हुआ। जब हमने उसको वेरीफाई करने के लिए फील्ड में भेजा तो हमें बताया गया कि ये चूँकि अलहदगी इख्तियार कर चुकी हैं अपने खावन से, तो अभी इनका सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। अच्छा। तो अगर हम इनको कर्जा दे देते हैं तो ये हमें नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे, ये उसकी किस्तें कैसे अदा करेंगी, तो लिहाजा इनको हम एंटरटेन नहीं कर सकते। तो देखें, ज़रूरत घर की हर किसी की है तकरीबन, लेकिन चूंकि पब्लिक मनी जा रही है और हम चाह रहे हैं कि हर डिजर्विंग इंसान तक पहुंचे, तो वी हैव टू मेक अ सिस्टम टू मेक श्योर कि पब्लिक मनी वापस भी। अच्छा, आपने एक खातून का जिक्र किया, तो सिर्फ वही खवातीन अप्लाई कर सकती है जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम होगा या जिनके जो शोहर हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे होंगे? देखिए, डेफिनेटली जिस भी बेनिफिशियरी ने अप्लाई किया है, हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हमारी बहन के नाम पे प्लॉट, हमारी वालदा के नाम पे, हमारी जोजा के नाम पे, वो बिल्कुल अप्लाई करते हैं। वी हैव टू जस्ट मेक श्योर कि ये कैसे वापस करेंगे। अब वो सोर्स ऑफ इनकम उनका कुछ भी हो सकता है, कोई भी, वो वालिद के थ्रू हो, भाई के थ्रू हो, खावन के थ्रू, या वो खुद जॉब करती है, वो खुद जॉब होल्डर। अच्छा, फर्ज करें एक शख्स जिसकी माहाना तनख्वाह 20,000 है, 9,000 रुपये उसने वापस करने हैं, तो ये 14,000 उसने महीने की किस्त देनी है, तो क्या वो इस क्राइटेरिया में फॉल करेगा? तनख्वाह उसकी 20,000 है। देखिए, अगर तो वो ये सेटिस्फाई कर देता है कि जी हाँ जी मैं कर्जा अदा करूंगा, किस तरह करेगा, ठीक है, ये अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तो ज़रूर वो बेनिफिशियरी होगा इसका। अच्छा ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर जब आप बैंक से कर्जा अप्लाई करते हैं या होम फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो क्राइटेरियाज मैटर होते हैं कि जी इस इलाके में, जैसे लाहौर शहर के इस इलाके में आपको घर नहीं मिलेगा, इस जगह पे घर मिलेगा। आप लोगों की स्कीम में भी ऐसा ही कुछ है?
नहीं, हमारी स्कीम में ऐसी कोई बाइफर्केशन नहीं है। हमें एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि जी फलां प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में मेरा प्लॉट है, मुझे कर्जा क्यों नहीं दे रहे। अच्छा, तो उस पर हमारी कंडीशन ये होती है कि चूंकि ज़ाहिरी बात है अमूमी तौर पे प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में वो इंतकाल आपके नाम नहीं करते या रजिस्ट्री नहीं करते, तो एटलीस्ट कोई ऐसी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जिससे वो दिखा सकें कि जी ये इस बंदे का प्लॉट है और ये इसकी ओनरशिप है और ये सारा कुछ है। तो जब ये चीज़ होती है तो फिर डेफिनेटली दे कैन अप्लाई। अच्छा, अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप कहीं से कर्जा लेते हैं तो वो गारंटी के तौर पे कुछ रखते हैं अपने पास, यहाँ पर क्या सिस्टम है? यहाँ पे गारंटी के तौर पे सिर्फ 2 चेक्स रखे जाते हैं। अच्छा, ठीक है, और वो चेक्स जो हैं वो आपके फैमिली ब्लड रिलेशन से नहीं होने चाहिए। ओके, ठीक है, जो गारंटीयर होगा उसी के चेक होंगे। जी। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि मॉडल हाउसिंग स्कीम जो है उसके हवाले से कोई प्लानिंग आगे हम देखेंगे पंजाब हुकूमत लेके आ रही है? हमारे बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं वो अभी इन पाइपलाइन हैं। अच्छा, और एक हमारा वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोग्राम चल रहा है, पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम, अच्छा, जिसके तहत हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ यूनिट्स जो हैं वो डेवलप करेंगे। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड, अभी जो सैलाब आए हैं और सैलाब से जो तबाहकारियाँ हुई हैं, और एक एलिमेंट जो है जो आपने पहले भी बात की कि महंगाई बढ़ रही है और ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं जाहिर और है। हाउसिंग बहुत महंगी हो चुकी है। वी वांट टू ब्रिंग द ट्रेंड जहाँ पे हम अफोर्डेबल हाउसिंग को इन फैशन कर सकें ठीक है। कि जी आप घर बनाएं, उसको एज अ ज़रूरत बनाएं, उसको एज अ लग्जरी ना बनाएं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग को इंश्योर करने के लिए बहुत से टेक्निक्स हैं। मटेरियल्स कौन से यूज़ हो सकते हैं, आप घर को एनर्जी एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, आप घर को डिज़ास्टर रेजिलिएंट कैसे बना सकते हैं, आप कैसे उसके पैटर्न्स को इस तरह आर्किटेक्चर को डिज़ाइन कर आजकल सकते हैं कि सस्ते में वो कहाँ अच्छा मटेरियल मिलता है? देखें बहुत या सी गवर्नमेंट बताती है कि देखिए ये जगहों से आप अच्छा मटेरियल ले सकते हैं, ऐसे ऐसे भी हेल्प कर रहे हैं आप लोग? देखें वी आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद अ लॉट ऑफ कंपनीज एंड ऑलरेडी इन टॉक्स विद अ लॉट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे हम इन मटेरियल्स को मार्केट करना चाहेंगे। अभी डेफिनेटली जो रिन्यूएबल्स हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो सस्ते मटेरियल हैं वो मैस स्केल पे यूज़ नहीं हो रहे। तो मैं आई कैन नॉट क्लेम दिस थिंग कि नहीं जी आप ईंट को छोड़ के फलां चीज़ यूज़ कर लें या आप सीमेंट को छोड़ के फलां चीज़ यूज़ कर लें। ओके, we have to go through this experimentation and we have to show this thing to the government कि जी इस तरह से भी घर बनाया जा सकता है। अगर लेट से बहुत से ऐसे इदारे हैं इंटरनेशनली भी जो एक सिंगल यूनिट जो है जी एक कमरा और साथ उसके कुछ स्ट्रक्चर वो 2-3 लाख रुपए में बिल्ड कर देते हैं, लेकिन अब वो कितना ड्यूरेबल है, कितना सस्टेनेबल है, हाँ, कितना वो रिलायबल है, उसमें कोई फैमिली रह सकती है या नहीं रह सकती, ये चीज़ें हम असरटेन करके तो मे बी इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह विल स्टार्ट मार्केटिंग दीज थिंग्स जहाँ पे हम इस चीज़ को वो करें। देखें हमें अपने शहरों को सस्टेनेबल बनाना है। नए घर देना इज़ वन थिंग, मौजूदा शहरों को रहने के काबिल बनाना इज़ अनदर थिंग विच इज़ अ मच बिगर चैलेंज। यस, बिल्कुल ठीक है। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट एज वेल। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे अगर हम यूरोप का रुख कर लें तो बहुत सारी ऐसी डेवलप कंट्रीज़ हमें नज़र आती है जहाँ पर अब ये चीज़ तो ख़त्म हो गई कि आपके पास ज़मीन होगी तो आपको हम कर्जा देंगे। अब इससे बहुत आगे चले गए हैं कि मोबाइल हाउसेस आ गए हैं कि जी कोई छोटा सा कंटेनर है या कोई भी एक ऐसी चीज़ है उसको आप घर की सूरत में आप ढाल दें और फिर लोग वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। हमारे पास ऐसा कोई प्लान बन रहा है या बनेगा, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, ज़मीन कम होती जा रही है? डेफिनेटली मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स कंटेनर हाउसेज और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, लेकिन एक चीज़ जिसकी हमें शिद्दत से ज़रूरत है वो है एफिशिएंट यूज़ ऑफ लैंड। अच्छा, और जो हमारे बड़े शहर हैं, फॉर इंस्टेंस अगर हम लाहौर की बात ही करें तो वी हैव टू डेवलप द ट्रेंड जहाँ पे हम हाई राइज की तरफ जा सकें। अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की तरफ चले जाएं, ग्राउंड+3, ग्राउंड+7, तो आप जहाँ पे आप 100 घर बनाते हैं वहाँ पे आप 1000 फ्लैट बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एक कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट दें कि एक ही जगह पे आपको हर फैसिलिटी मिल रही है तो उससे ट्रांसपोर्टेशन भी कम होगी, उससे मोबिलिटी भी कम होगी, उससे आपकी लिविंग कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है, और आप एक कम जगह पे ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकेंगे। सही, तो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दीज थिंग्स कि किस तरह से हम स्मार्ट लिविंग की तरफ लोगों को ला सकते हैं। सही, और अगेन ये एक होलिस्टिक सोल्यूशन है। देखें आपको बहुत से इदारों को मिलके काम करना पड़ता है ताकि आप अपने शहरों को लिवेबल बना सकें। आपको ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क चाहिए होगा, आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा चाहिए होगा, ठीक है, आपको म्यूनसिपैलिटी के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा
कि जो 100 लोगों को कैटर करने की बजाय 1000 लोगों को कैटर करे. सो इट्स अ होलिस्टिक एफर्ट एंड वी आर वर्किंग ऑन इट इंशाल्लाह. ज़बरदस्त. अच्छा सर, ये तो चले जो आप काम कर रहे हैं, लेकिन जो आप कर चुके हैं, यानी जो आपकी जर्नी जहाँ से शुरू हुई थी, मैं चाहूँगी ज़रा उससे मुतालिक भी हम बात करें. कैसे सफ़र शुरू हुआ, कहाँ कहाँ आप गए, कहाँ कहाँ रहे, कौन सा शहर, कौन सा सूबा ज़्यादा पसंद आया? It's been a very wonderful and exciting journey. I started my career back in 2011 ओके. as Assistant Commissioner UT मर्दान in मर्दान. KPK. और वहाँ से फिर मैं असिस्टेंट कमिश्नर नौशेरा आया, फिर असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर आया. दोज वर वेरी ट्रबल टाइम्स. उस वक्त टेररिज्म और सुसाइड बॉम्बिंग Peak पे वाज थी. एट पीक. सो वी हैड वेरी चैलेंजिंग बट आई विल से वेरी एक्साइटिंग टाइम एज वेल. वहाँ से फिर मैं गया डिप्टी सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, देन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशेरा, then I served as Deputy Commissioner Bunair for 1 year. It was again a very challenging and very wonderful assignment. और मुझे वहाँ during my stay in KPK I learned Pashto as well. I made some wonderful friends as well. और वहाँ से फिर बुनेर से I came as Deputy Commissioner नौशेरा, और वहाँ पे तकरीबन मैंने 2.5 साल सर्व किया. And then in May 2018 I got transferred to Balochistan. बलोचिस्तान एक और चैलेंजिंग. Yeah. वहाँ पे I was posted as Deputy Commissioner Lasbela to begin with. Then I was Deputy Secretary Cabinet. And then I was Deputy Commissioner Turbat for 1 year. ज़बरदस्त. That was probably the most challenging posting of my life. और उसके बाद मैं आ गया Additional Secretary Health Balochistan. And that was coincidentally the time जब COVID start हुआ था. तो it was very challenging again. और COVID में Health Department में serve करना was very challenging. And very memorizing journey. सर हर साल हर चीज़ बड़ी चैलेंजिंग रही है, तो ये आपकी अपनी चॉइस थी या कोई चॉइस बची नहीं थी? बस इसको आप किस्मत कह लें. अच्छा. मे बी बिकॉज बुनेर में जहाँ मैंने सर्व किया तो वो भी इनिशियली वॉर टॉर्न एरिया था. तालिबानाइजेशन वहाँ से स्टार्ट हुई थी और ऑपरेशनल आर्मी वहाँ पे मौजूद थी उस वक्त भी. इसी तरह जब मैंने तुर्बत में सर्व किया तो तुर्बत इज़ ऑल्सो very volatile in terms of separatist movements and all that. तो इस तरह के चैलेंजिंग रहे. लेकिन छोटे सूबों में, because पंजाब is a bigger province, I came to Punjab in 2021. तो छोटे सूबों में आपके पास काम का मार्जिन भी बहुत होता है. ओके. और आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल लिबर्टी भी बहुत होती है. तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं. सो दैट मेक्स इट मोर एक्साइटिंग कि आप किस तरह से उन लोगों के लिए काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. और बिकॉज मेरे पास सेक्रेटेरिएट असाइनमेंट्स ना होने के बराबर ही हैं. इन 15 years I served only 2 and 3 times in the secretariat, otherwise I served in field. तो field is always very challenging. जब आप ज़िले इंतज़ामिया को हेड कर रहे होते हैं एज अ डिप्टी कमिश्नर या इवन सर्विंग एज एन असिस्टेंट कमिश्नर, सो इट्स ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी एक्साइटिंग एट द सेम टाइम. सही. अच्छा, आपने 2011 से जर्नी शुरू की, आज 2025, तो सारी हुकूमतों के साथ आपने काम कर लिया. किस दौर में सबसे ज़्यादा मज़ा आया काम करने का और किस जगह पर? देखिए, अगेन हमारा जो रिश्ता हुकूमत के साथ होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. और बिकॉज वी आर द इम्प्लीमेंटिंग आर्म ऑफ द गवर्नमेंट. तो आई विल से दैट आई हैव बीन सो लकी. आई सर्व्ड इन नौशेरा जो कि परवेज़ खटक साहब का होम डिस्ट्रिक्ट था. सो आई वाज हिज डिप्टी कमिश्नर. देन आई सर्व्ड इन लसबेला जो कि जाम कमाल साहब का होम डिस्ट्रिक्ट था. So again I got this opportunity. So I had very privileged assignments and I enjoyed everywhere actually. Serving with a lot of governments actually. ANP thi, PTI thi, and now here we have. When I came here again, we had PTI and then Q League and then the current government. सही. So it's always exciting. सही. Yeah. सर, लास्ट में क्वेश्चन. हमने मुख्तलिफ हुकूमतों की भी बात की. मुझे ये बताएं कि अभी चूँकि आप ज़ाहिर सी बात है पंजाब को सर्व कर रहे हैं, पंजाब का मिजाज और बाकी सूबों का मिजाज कहा ये जाता है और सुना ही जाता है कि बहुत अलग है. काम करने का तरीका भी बहुत अलग है, काम करवाने का तरीका भी बहुत अलग है. आप एग्री करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है. पंजाब in terms of facilities, in terms of population, in terms of challenges, उसका क्वांटम बहुत अलग है. यहाँ पे काम की रफ्तार बहुत अलग है.
यहाँ के चैलेंजेस बहुत अलग हैं, यहाँ का काम का क्वांटम बहुत बड़ा है. सो वाइल सर्विंग इन पंजाब यू हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पे जब डिसीजंस लिए जाते हैं तो वो एक इतने मतलब आधे मुल्क को वो इफेक्ट कर रहे होते हैं. कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस नाउ इफ आई एम सर्विंग एज अ डीजी, तो अगर मेरे महकमे का जो एम्बिट है वो पूरा पंजाब है, तो मैं आधे पाकिस्तान को इफेक्ट कर रहा हूँ. तो कोई भी पॉलिसी होगी वो आधे पाकिस्तान को इफेक्ट कर रही होगी, बिल्कुल ऐसा ही। which is very huge in itself. तो that makes it challenging as well. और in terms of अगर आप फाइनेंशियल आउटले देखें तो हमारा ये जो प्रोग्राम है फॉर इंस्टेंस अपनी छत अपना घर, अभी तक हम इसमें 120 अरब रुपया डिसबर्स कर चुके हैं, अच्छा, जो कि शायद किसी भी हुकूमती प्रोग्राम का हुजम इतना बड़ा नहीं होगा. ह्यूज अमाउंट। सो it's really amazing serving in Punjab. सही, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया. तो जनाब मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया होगा अब उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी. आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए. अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.